अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8। अपनी पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 213 यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिक्वायरमेंट, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और क्या उसका तरीक़ाकार है अपॉइंटमेंट का, वो हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 214 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, तो आर्टिकल 214 कहता है ओथ ऑफ ऑफिस, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वोट लेगा किससे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और जो बाकी मेंबर होते हैं, हर सूबे से एक मेंबर होता है इलेक्शन कमीशन का, वो ओथ किससे लेंगे? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ओथ लेंगे। और ये ओथ का जो फॉर्मेट होगा, यानी किस वोट ओथ के वर्डिंग क्या होंगे, स्टाइल उसका क्या होगा, वो आपको बयान किया गया है थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी हिस्से में होता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है 215। तो ये बताता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड मेंबर्स, यानी जो कितने साल तक के लिए आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन्होंने गलत लिखा है, तो आपने याद रखना है 5 साल के लिए आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मेंबर जो है ये आते हैं 5 साल के लिए हैं। तो इस आर्टिकल का सिर्फ आप इतना ही याद रखें, बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे आपको इतना काम नहीं है, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट इसमें आ जाता है इसी आर्टिकल 214 में कि कमिश्नर और जो मेंबर होता है उनको आप रिमूव नहीं कर सकता सदर पाकिस्तान डायरेक्ट या वज़ीर-ए-आज़म। उनको हटाने का तरीका वही है जो आर्टिकल 209 में है। आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल कौंसल की बात की गई है। वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस पे अगर खुदा न खास्ता कोई केस हो या कोई रेफरेंस आया हो, तो वो उसमें जस्टिस के रिमूवल का तरीक़ाकार बयान किया गया है। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन चूँकि जस्टिस हाई कोर्ट की इक्विवेलेंट है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की इक्विवेलेंट है, तो लिहाजा उनके रिमूवल का तरीक़ाकार भी वही है जो एक जस्टिस हाई कोर्ट का होता है और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये बात आपके सब आर्टिकल या क्लॉज 2 में लिखी हुई है 214 की। अच्छा, अगली बात इसमें आ जाती है कि इन केस अगर रिज़ाइन करना हो कमिश्नर ने या मेंबर ने, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो किसको देना है? सदर पाकिस्तान को। इस तरह के सवालात आप ज़हन में याद रखें, आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेंबर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा किसको देगा इन राइटिंग? तो सदर पाकिस्तान को। 214 3 में बात की गई है, आर्टिकल 214 और सब आर्टिकल 3 या क्लॉज 3। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो बात है इसी आर्टिकल में वो ये है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली हो या मेंबर का ओहदा खाली हो किसी सूबे से, तो वो 45 दिन के अंदर फिल किया जाएगा। ये आर्टिकल 214 कहता है। अच्छा सॉरी, ये 215 कहता है। अब चलते हैं आर्टिकल 216 की तरफ। वो क्या है कि कमिश्नर एंड मेंबर्स नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ा सिंपल है, इसमें दो ही बातें हैं। वो ये है कि जो कमिश्नर होगा या मेंबर होगा वो जब अब यहाँ पे अपॉइंट होके आ जाएं तो वो और कोई भी ओहदा नहीं रखेंगे। मतलब अगर और ओहदा है तो वो लग ही नहीं सकते हैं। तो टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है कि आसान अल्फाज में वो कहीं और नौकरी में नहीं होंगे, कोई भी पोजीशन में नहीं होंगे, ये उसका है। और अगर कोई बंदा रिटायर हो चुका है किससे? कोई सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, तो मसल आप कोई 22 ग्रेड का ऑफिसर है, आज रिटायर हुआ और कल वो क्या करता है, अपना नाम वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर उसका नाम डाल देते हैं उन 3 बंदों की लिस्ट में, तो वो एलिजिबल नहीं है। चूँकि आर्टिकल 216 आर्टिकल 216 और जो क्लास 2 है या सब आर्टिकल 2 है, वो ये शर्त लगाता है कि जब तक 2 साल गुजरे ना हो रिटायरमेंट के बाद, ये भी एक शर्त है कि बंदा आज रिटायर हुआ 22 ग्रेड में या बंदा आज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुआ, तो जब 2 साल गुजर जाएंगे उसके बाद बंदा एलिजिबल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर के लिए। तो ये शर्त भी इस पर लगाई गई है आर्टिकल 216 में। ये 2 शर्त हैं, एक ये कि वो कोई नौकरी नहीं करेगा, कहीं से तनख्वाह नहीं लेगा, दूसरा ये रिटायर हुए 2 साल गुजरे हों। चलते हैं आर्टिकल 217 की तरफ। आर्टिकल 217। अच्छा, इसमें क्या है? एक्टिंग कमिश्नर का कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 217 में कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली हो तो तब तक क्या होगा कि जो सीनियर मेंबर होगा एज के लिहाज से 4 मेंबर में से जो मेंबर एज में सीनियर होगा वो एक्ट करेगा बतौर एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 217 में सिर्फ यही बात की गई है।
चलते हैं 218 की तरफ। आर्टिकल 218 क्या कहता है कि जो इलेक्शंस करवाते हैं हम दोनों हाउसेस मजलिस शूरा के, यानी नेशनल असम्बली और सेनेट, ठीक है, बोथ हाउसेस से मुराद नेशनल असम्बली और सेनेट, और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए, और सच अदर पब्लिक ऑफिस एज में बी स्पेसिफाइड बाय लॉ, यानी जैसे लोकल गवर्नमेंट, कैंटोनमेंट इलेक्शंस, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स के इलेक्शंस, जो अदर हैं, एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा इस आर्टिकल के तहत, 218 आर्टिकल के तहत। यानी आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान में चाहे नेशनल असम्बली, सेनेट हो, सूबाई असम्बली हो, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हो, या और भी इस तरह की सरकारी जगह ओहदों के लिए इलेक्शन करवाना हो, तो वो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। और आर्टिकल 218 के तहत एक परमानेंट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स आपसे अगर पूछे कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत बना है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 218। अच्छा, इसमें दूसरी बात जो की गई है आर्टिकल 218 में, वो ये है कि द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, अब ये इलेक्शन कमीशन को डिफ़ाइन कर रहा है, तो वो क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 4 मेंबर हैं, ये मिल के क्या बनाते हैं? इलेक्शन कमीशन। तो चेयरमैन, इस कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? ज़ाहिर सी बात है चीफ इलेक्शन कमीशन ही होगा। अब इसी में क्या किया गया है? मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है मेंबर्स को। तो मेंबर क्या होगा? हर सूबे से एक होगा। शर्त सारे वही हैं कि 22 ग्रेड में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या टेक्नोक्रेट जिसने 16 साल की डिग्री ली हो, 20 साल का तजर्बा हो। 2 चीज़ें यहाँ पे सिर्फ चेंज है। एक तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 68 साल का हमने ज़िक्र किया था, 68 साल का, उससे ज़्यादा ना हो। यहाँ पे मेंबर के लिए क्या है? 65 साल है। एक ये फ़र्क आ गया। दूसरा क्या फ़र्क आ रहा है कि वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए था कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर हो, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस हाई कोर्ट मेंबर के लिए रिटायर हो, ये फ़र्क है। बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो वही हमने वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आर्टिकल 213 में डिस्कस की थी। अच्छा, फिर इस आर्टिकल 218 उसका सब आर्टिकल 3 या क्लॉज 3 कह लें, वो क्या डिस्कस करता है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो ऑर्गेनाइज़ करे, कंडक्ट करे इलेक्शन को, और हर सारे वो अरेंजमेंट्स करे जो ज़रूरी हो, सारे वो अरेंजमेंट्स करे ज़रूरी हो किसके लिए? कि इंश्योर करे कि इलेक्शन क्या हुए? हॉनेस्टली हुए, जस्टली हुए, फेयरली हुए हैं, और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के मुताबिक हुए हैं, और करप्ट प्रैक्टिसेस यानी जो सारे इलीगल तरीके थे, करप्ट तरीके थे, वो रोके गए हैं। ये आर्टिकल 218(3) ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन अपनी जितनी भी इनके पास वास्ट पावर्स है इलेक्शन कमीशन के पास, यानी वो सरकारी ऑफिसरान को क्या कर देते हैं? डायरेक्ट टर्मिनेट कर लेते हैं अगर इलेक्शन में कोई सरकारी ऑफिसर धांधली पे पकड़ा जाए। तो वो सारे इख्तियार इस 218(3) के तहत हैं। आर्टिकल 218 और क्लॉज 3 के तहत हैं। यानी वो इलेक्शन को ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली कंडक्ट करवाने के लिए कोई भी स्टेप्स इलेक्शन कमीशन उठा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है आर्टिकल 219। अच्छा, ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन वो बता रहा है। अब ऐसा है कि कमीशन की ये ड्यूटीज़ है, कौन सी है? पहली, इलेक्टोरल रोल बनाना है इलेक्शन के लिए, नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए, सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए, और रिवाइज करना है उन रोल्स को पीरियडिकली, यानी महीने 3-3 महीने बाद या साल बाद कमीशन उसे क्या करेगा? अपडेट भी करेगा इलेक्टोरल रोल को। अब इलेक्टोरल रोल क्या है? इलेक्टोरल रोल को हम उर्दू में कहते हैं इंतखाबी फ़हरिस्त। इलेक्टोरल रोल में वोटर्स की डिटेल्स होती हैं। इलेक्टोरल रोल ये बताता है कि इस पोलिंग स्टेशन पे कितने वोटर्स हैं और कौन कौन से वोटर्स पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट कर सकता है। इलेक्टोरल रोल हमें बताता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आप किस यूनियन कौंसिल के वोटर हैं, किस वार्ड के वोटर हैं। तो ये सिंपल, इसको कहा जाता है इंतखाबी फ़हरिस्त। आप 8300 पे मैसेज करके अपना वार्ड चेक कर सकते हैं कि आपको वोट किस वार्ड में है। आप अपना सारा डिटेल्स उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये इलेक्टोरल रोल बनाना और इसको अप टू डेट रखना, यानी इंसान कोई वोटर मर जाए तो उसको डेटाबेस से डिलीट कर देना, किसी फ़ीमेल की शादी हो जाए औरत की तो उसका हस्बैंड के एड्रेस पे चला जाता है तो उसका वोट हस्बैंड के एड्रेस पे ले जाना, तो ये अपडेट इसे कहते हैं। कोई मिसाल, आज कुछ लोग 18 साल के हुए, शनाख्ती कार्ड बनाया, तो उनको ऐड करना डेटाबेस में। तो ये कमीशन के काम ये है। ये इलेक्टोरल रोल क्यों बनाए जाते हैं? नेशनल असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए।
दूसरा काम उसका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द सेनेट और टू फिल कैजुअल वैकेंसीज इन हाउस और प्रोविजनल असेंबली, यानी सेनेट में भी इलेक्शन करवाना, ओवरऑल उसको ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करवाना, और कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज़ होती है यानी कोई इस्तीफ़ा करता है या कोई खुदा न खासा वफ़ात हो जाता है, तो जैसे भी आमिर लियाकत वफ़ात हुए तो उनके हलके में क्या हो रहा है, ये कैजुअल वैकेंसी फ़िल हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये भी किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर उसके बाद आ जाता है अपॉइंटिंग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, अब लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं, जो जायदाद के और विरासत के इस तरह के केसेस होते हैं तो वो सिविल जज के पास चले जाते हैं। अब जो बैंकिंग के केस होते हैं वो बैंकिंग कोर्ट्स के पास चले जाते हैं बैंक के हवाले से। तो कुछ स्पेशल जो केसेस होते हैं उनके लिए हम ट्रिब्यूनल्स बना देते हैं। अभी इलेक्शंस के जो केसेस होते हैं वो जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वही लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सेशन जजेस होते हैं, और जनरल इलेक्शन में एमपीए और एमएनए यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में आपके जस्टिस हाई कोर्ट होते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी ड्यूटी कौन लगाता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जजेस की भी ड्यूटी लगाता है, ठीक उस तरह जिस तरह वो सरकारी अफसरान की ड्यूटी लगाता है। तो वो उनको अपॉइंट करता है बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ताकि वो इलेक्शन के केसेस सुने। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन का है। अगला काम इलेक्शन कमीशन का क्या है, जनरल इलेक्शन करवाना, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ये भी उसका काम है। उसके बाद अगला काम किया, सच अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, और भी उसके काम होंगे जो आगे एक्ट बनाया जाएगा। यानी ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ऑन वर्ड्स क्या बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है। तो कमीशन के और भी वो फंक्शन होंगे जो एक्ट बनेगा, यानी इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट ने अगर उसे दिए हों और फंक्शन तो कमीशन वो भी करेगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं किस आर्टिकल 220 पे। आर्टिकल 220 क्या कहता है, वो कहता है कि जो तमाम आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं यानी फेडरेशन में और प्रोविंसेस में, उनका ये काम है कि वो मदद करें किसकी, कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शन। ये आर्टिकल 220 के तहत ही क्या किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया जाता है 17 ग्रेड के किसी भी सरकारी मुलाजिम को। अमूमन एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चरार और एसएसटी को लगाया जाता है, क्योंकि ज़िले में 17 ग्रेड में सबसे ज़्यादा तादाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही लोग मिलते हैं। उसके अलावा इसी आर्टिकल के तहत ही रिटर्निंग ऑफिसर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं डीएमजी ग्रुप के या असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, उनको भी इस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा तमाम आपकी जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं, सूबाई मुलाजमीन हैं, कमीशन किसी की भी ड्यूटी लगा सकता है, और वो सारे इस चीज़ पे बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि उन्होंने कमीशन की बात माननी है, कमीशन के ऑर्डर्स इलेक्शन से रिलेटेड मानने हैं। तो ये आर्टिकल 220 ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को, और सरकारी मुलाजिम जो कमीशन के आर्डर को ना नहीं कर सकते हैं, उन पर कमीशन की ड्यूटी लाजमी होती है, वो भी आर्टिकल 220 की बदौलत ही है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल 221 है वो यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, मैं आपको सिंपल करके वो बता देता हूँ। ऑफिसर्स एंड स्टाफ है वो 221। आर्टिकल 221 ये कहता है कि जब तक का एक्ट ना बना हो, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट इलेक्शन कमीशन के लिए ना बनाया हो, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सदर के अप्रूवल से क्या करेगा, सदर के अप्रूवल से रूल्स बनाएगा, कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स अपॉइंट करने के लिए और स्टाफ अपॉइंट करने के लिए। यानी इसको मैं अगर बहुत इजी करके आपको बताऊं, सिंपल सा, जैसे भी आप इलेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कमीशन एज अ ऑफिसर सेलेक्ट कर रहा है, तो आप फिर प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 18 ग्रेड में चले जाते हैं, फिर आप प्रमोट होकर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर या डिविजनल इलेक्शन कमिश्नर 19 ग्रेड में चले जाते हैं। देन ऑनवर्ड्स आप प्रमोट होकर 20 ग्रेड में ज्वाइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हैं। इसी तरह प्रमोट होकर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर 21 ग्रेड में, एंड देन प्रमोट होकर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 22 ग्रेड में। तो जो ऑफिसर्स कमीशन अपॉइंट करता है वो किसके तहत करता है, आर्टिकल 221 के तहत कमीशन अपने लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करता है। वही बात जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो लिहाजा वो ऑफिसर्स अपॉइंट करता है। आर्टिकल 221 यही कहता है।
आई होप अब तक आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।